जज लोया को किसने मारा? जज लोया की मौत हुई, एक नेचुरल डेथ हुई या कुछ और? क्या एक जज को न्यायालय से ही न्याय मिला क्या? इस विषय पर हम पहले 2 एपिसोड, बड़े एपिसोड चर्चा कर चुके हैं। किताब का नाम है जज लोया को किसने मारा? लेखक वरिष्ठ पत्रकार, खोजी पत्रकार निरंजन टकले साहब। लंबी बातचीत हुई थी 2 एपिसोड में और आपने खूब देखा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचूड़ साहब आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं और ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और उस 3 सदस्यीय जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसके एक सदस्य चंचूड़ साहब भी थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू सुना और आप भी सुने होंगे। लेकिन आज हम उस जजमेंट की समीक्षा करेंगे। जज की नहीं, जजमेंट की समीक्षा करेंगे कि वाकई जज लोया की नेचुरल डेथ हुई थी या कोई कॉन्स्पिरेसी थी। आखिर जजमेंट में क्या ऐसा था कि आखिर उस केस को ड्रॉप कर दिया गया? तमाम इशू पे बड़ा खुलासा इस एपिसोड में। निरंजन टकले साहब हमारे साथ इस एपिसोड में मौजूद हैं। सीधा फ्लोर उनको देता हूं और उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जो स्पष्टीकरण जस्टिस चंचूड़ दे रहे हैं, क्या वाकई वो ठीक है? निरंजन टकले साहब, स्वागत आपका। जी धन्यवाद सर, बताइए। जी बताएं। जी सर, देखिए पहले तो वाकई में जज लोया के साथ न्याय नहीं हुआ। अभी भी एक न्यायाधीश न्याय मिलने की प्रतीक्षा में है, अपनी मौत के बाद भी। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और जनहित याचिका को ये 3 जजों के बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस खानविलकर थे और जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस। तो ये तीनों उस बेंच में थे और उन्होंने 114 पन्नों का ऑर्डर दिया। 114 पन्नों के ऑर्डर में मैंने जो स्टोरी की थी, जो स्टोरी ब्रेक होने के बाद एक्चुअली ये पिटीशन फाइल हुई थी, वो स्टोरी 2 बार उन्होंने वो 114 पन्नों में दी है। लेकिन एक भी बार कहीं भी ऐसा जिक्र तक नहीं है कि ये स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है, गलत तथ्यों के आधार पर है, फैब्रिकेटेड है, कुछ भी नहीं। उस स्टोरी की सत्यता के बारे में कुछ भी उस पर टिप्पणी, उसमें ऑर्डर में टिप्पणी नहीं है। उन्होंने केवल 2 कारण बताए उस याचिका को खारिज करने के। पहले उन्होंने कहा कि ये न्याय व्यवस्था को बदनाम करने की गुनहगारी साजिश है, इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी टू मलाइन जुडिशियरी, ये एक कारण दिया। दूसरा कारण उन्होंने दिया कि लोअर कोर्ट के जजेस की जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने आई है, उन स्टेटमेंट के ऊपर सवाल करना उचित नहीं, क्योंकि उससे लोअर जुडिशियरी बैड लाइट में दिखती है। ये 2 कारण देकर उन्होंने इस याचिका को खारिज किया। अब पहला कारण उन्होंने जो बोला कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जुडिशियरी को बदनाम करने की। अगर ये जुडिशियरी को बदनाम करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो वो कॉन्स्पिरेसी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी। पूरे भारत की न्याय व्यवस्था को अगर बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो एक सबक सिखाना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं कि अगर वो कॉन्स्पिरेसी है, तो उस कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ी भूमिका सर्वोच्च न्यायालय की खुद की है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आए थे। उन्होंने वो एडमिट कर लिए। वो एडमिशन के वक्त ही नकार सकते थे, उन्होंने एडमिट कर लिए। एडमिट करने के बाद पहली बार इतिहास में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में और नागपुर हाईकोर्ट बेंच के सामने जो 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहले दाखिल हो चुकी थी, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने की थी, उन याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया। अब ये 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने हो गई। उसके बाद उन्होंने 3 इंटरवेंशंस दाखिल कर लिए। एक एडमिरल रामदास, जो जिनका अभी अभी निधन हुआ है, रिटायर्ड नेवी के रिटायर्ड एडमिरल जो थे रामदास, उनका इंटरवेंशन था, जिसको सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह रिप्रेजेंट कर रही थी। दुष्यंत दवे की तरफ से एक इंटरवेंशन उसमें आया था और तीसरा आखिर में एक प्रशांत भूषण जी की तरफ से इंटरवेंशन आया था। तो 4 याचिकाएं, 3 इंटरवेंशंस, 7
पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल कर लिए, एडमिट कर लिए, उसके ऊपर 40-45 दिन सुनवाई की, और सुनवाई होने के बाद, जिस सुनवाई का रिपोर्टिंग होते रहा, वो सुनवाई होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ये न्याय व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश है। आप पिटीशन एडमिट ही नहीं करते, वहीं पर उसको रिजेक्ट कर देते। उसको रिजेक्ट अगर कर देते थे पिटीशन को, तो न्याय व्यवस्था बदनाम नहीं होती थी। तो उन्होंने खुद एक तो इसमें हिस्सा लिया। दूसरी बात, ये जो लोअर कोर्ट के जजेस के स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि लोअर कोर्ट के जजेस के जो स्टेटमेंट थे उसमें अभी जो चीफ जस्टिस है भूषण गवई, उनका स्टेटमेंट था, जज शुक्रे का स्टेटमेंट था, जज बर्डे का स्टेटमेंट था, जज मोडक का था, और जज कुलकर्णी का था, और एक जज राठी, रुपेश राठी, उनका भी एक स्टेटमेंट था। ऐसे 6 स्टेटमेंट थे। अब ये 6 स्टेटमेंट किसको दिए थे? महाराष्ट्र सरकार ने 20 नवंबर को मेरी स्टोरी आने के बाद 23 नवंबर को उन्होंने एक डिस्क्रीट इंक्वायरी अपॉइंट की, डिस्क्रीट, और उस डिस्क्रीट इंक्वायरी के जो ऑफिसर बनाए गए थे संजय बर्वे, जिन संजय बर्वे का आदर्श में फ्लैट भी है, मुंबई में जो बहुत चर्चित घोटाला हुआ था आदर्श का, उस आदर्श में इन संजय बर्वे का फ्लैट था, और ये उनको अपॉइंट किया गया। ये 6 लोगों ने, और जज लोया की बहन और पिताजी, ऐसे 8 खत, ये 6 जजेस ने और 2 फैमिली मेंबर्स ने 8 खत लिखे थे संजय बर्वे के नाम। वो संजय बर्वे के नाम पर लिखे हुए खत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में दिए, तभी हमने, मतलब दुष्यंत दवे जी और इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने डिपोज अगर होना है तो एफिडेविट पर ही होना पड़ेगा। इसके बावजूद, ये रूल्स ऑफ बिजनेस में होने के बावजूद एफिडेविट नहीं मांगे गए, और वो खत एविडेंस के तौर पर सबमिट कर लिए। अब खत को अगर आप एविडेंस की वैल्यू दे रहे हो, तो इन 8 लोगों का, और उसमें और 4 ऐड किए गए थे जिसमें मेरा नाम भी था, 12 लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, दुष्यंत दवे जी ने दिए थे। और दुष्यंत दवे जी ने कहा था कि इन 12 लोगों की क्रॉस एग्जामिनेशन करने की हमको इजाजत दो, क्योंकि उनके खतों को आप एविडेंस समझ रहे हो, खतों को एविडेंस समझ रहे हो, तो क्रॉस एग्जामिनेशन लाजमी बनता है उनका। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन भी नकार दी गई, वो परमिशन भी नहीं मिली। उसके बाद ये खतों में जो लिखे हुए स्टेटमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के तौर पर मान रहा है। जो उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट के जजेस को के स्टेटमेंट पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लोअर कोर्ट के जजेस के जजमेंट के ऊपर अपील कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना, जो हलफनामा भी नहीं है, जो हलफनामा भी नहीं है। अगर वो हलफनामा देते थे तो हम साबित कर देते थे कि ये झूठ हलफनामा दे रहे हैं। और उसमें उसकी एक बात अभी उनके इंटरव्यू में उजागर भी हो गई। उन खतों में गवई, शुक्रे और बर्डे ने यह लिखा था कि जज लोया को उनकी कार से अस्पताल लेके गए रवि भवन से, ऑटो में, और मैंने स्टोरी में लिखा, हाँ, और मैंने स्टोरी में लिखा था कि उनको ऑटो रिक्शा से ले गए मोडक और कुलकर्णी। तो अभी परसों के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि जज लोया को ऑटो रिक्शा से लेके गए थे। हालांकि इन 3 जजेस के कार से लेके गए, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया था जो उन्होंने खत में लिखा था। कोर्ट में उन्होंने मान लिया था कि लोअर कोर्ट के जजेस का ये जो स्टेटमेंट है कि उनको कार से लेके गए, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो लोअर कोर्ट के जजेस के स्टेटमेंट के ऊपर खुद चंद्रचूड़ जी ने अविश्वास जताया है अपनी इंटरव्यू में, जो उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, अभी तो कह रहे कि ऑटो रिक्शा से लेके गए थे। हाँ, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जितने भी सवाल खड़े हुए, जितने भी एप्रीहेंशंस सुनवाई के दौरान आए, उन्होंने, मतलब उनका स्टेटमेंट ये है, वो इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमने वो आंसर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी ने सवाल ही नहीं पूछा था।
जी सर्वोच्च न्यायालय को उन उन याचिकाओं में किसी ने सवाल पूछा ही नहीं था कि वो ये जो कह रहे हैं कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमने जवाब दिया। जी और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी क्या होता है? टू द बेस्ट ऑफ द ट्रूथ। आपकी क्षमता के अनुसार आपने जवाब दिया। क्षमता के अनुसार चाहिए ही नहीं, सच के आधार पर जवाब चाहिए, संविधान के आधार पर जवाब चाहिए। एविडेंस सच के और आधार पर, संविधान दो ही चीजें हाँ हाँ जी, एविडेंस के आधार पर। एविडेंस के आधार पर जो सामने आया है, जो एविडेंस मैंने मेरी किताब में पब्लिश भी किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है उनका। इंक्वेस्ट पंचनामा का उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की कि इंक्वेस्ट पंचनामा के ऊपर एक उस जुडिशियल ऑफिसर को, क्योंकि इंक्वेस्ट पंचनामा पोस्टमार्टम के पहले जुडिशियल ऑफिसर के प्रेजेंस में करना पड़ता है और जुडिशियल ऑफिसर की उसके ऊपर सिग्नेचर होनी चाहिए। तो यहां ऐसे हुआ कि मैं जब इंक्वेस्ट पंचनामा की कॉपी ढूंढने 1 साल बाद पहुंचा पुलिस स्टेशन, उसके दूसरे दिन उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर को इंटीमेट किया कि 1 साल पहले ऐसे ऐसे शख्स का पोस्टमार्टम हुआ था। ये इतनी बड़ी लापरवाही है, और ये इतनी बड़ी लापरवाही जुडिशियल ऑफिसर के एब्सेंस में इंक्वेस्ट पंचनामा करना, ये उस वक्त वहां पर कम से कम 20 जजेस मौजूद थे, इंक्लूडिंग भूषण गवई। इन सभी के सामने इंक्वेस्ट पंचनामा हुआ, जुडिशियल ऑफिसर की सिग्नेचर नहीं ली गई। इतनी बड़ी गैर कानूनी चीज वहां पर हो रही थी इन जजेस के सामने, और ये कह रहे कि हमने पूरे मेरिट के आधार पर सुनवाई की। मेरिट के आधार पर सुनवाई पीआईएल में होने का सवाल ही नहीं आता है। ये कोई ट्रायल केस थी नहीं, ये एक पीआईएल थी, जनहित याचिका थी। और जितने मेडिकल रिपोर्ट्स ये इंटरवीनर्स की तरफ से हमने कोर्ट के सामने लाए, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि कोरोनरी आर्टरी इंसफिशिएंसी ये मृत्यु का कारण, हार्ट अटैक आया, लेकिन वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके पहले पन्ने पर कहता है कि उनका लंग्स कंजेस्टेड था, उनकी किडनी कंजेस्टेड थी, उनका लीवर कंजेस्टेड था, और उनके दिमाग के ऊपर, इंसान के दिमाग के ऊपर जो ड्यूरा नाम का एक लेयर होता है वो भी कंजेस्टेड था। एम्स के डायरेक्टर ने कहा, फॉरेंसिक साइंस के जो डायरेक्टर रह चुके हैं एम्स में, उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक की केस में बाकी ऑर्गन्स के कंजेशन का सवाल ही नहीं आता है, वो सिर्फ पॉइजनिंग की केस में होता है। अब इन सारी बातों को किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से वेरीफाई किए बगैर सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया, पिटीशन को खारिज कर दिया। और आज यहां पर वो कह रहे हैं कि उनकी नेचुरल डेथ थी और हमने ऐसे ऐसे सुनवाई की। तो ये सरासर झूठ है, ये लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद अपनी इमेज के लिए कर रहे होंगे, या उनका बेटा बॉम्बे हाईकोर्ट में जज है तो उसके भविष्य के लिए कर रहे होंगे, या खुद के भविष्य के लिए कर रहे होंगे। और क्या क्या उन्होंने जो बातें रखी है मैंने सुना, लेकिन आप चूंकि रिसर्च कर चुके हैं, किताब पब्लिश कर चुके हैं, किताब पे 2 बार हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, मतलब और क्या क्या फॉल्ट्स आपको नजर आया आपके तथ्यों में और उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में? जी देखिए, उन्होंने उनके इंटरव्यू में कहा कि हमारे घर में अचानक रात को कोई बीमार हो गया तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं? हम उसे सबसे नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं। जी तो पहला तो मेरा ये कहना था कि रात को 4 बजे अगर ये उनको लेके गए, और मैंने कहा, मेरी स्टोरी में मैंने कहा कि मोडक और कुलकर्णी लेके गए, उसके बाद गवई, चीफ जस्टिस, अभी जो चीफ जस्टिस है भूषण गवई, जज शुक्रे, जज बर्डे, ये और 3 जज उनके साथ में थे, मतलब 5 जज अगर थे। हम तो इनको लर्नेड जजेस कहते हैं ना, तो ये लर्नेड जजेस उनको कहां लेके गए? एक ऑर्थोपेडिक अस्पताल में। जिस आदमी को दिल का दौरा आया है उसको आप हड्डियों के अस्पताल में ले जा रहे हो। और रूपेश राठी ने सुप्रीम कोर्ट को जो खत दिया उसमें उन्होंने लिखा है कि दांडे हॉस्पिटल में जब उनको लेके गए तो अमूल्य प्रेशस 1.5 घंटा वहां पर वेस्ट हुआ, क्योंकि वहां का ईसीजी मशीन बंद पड़ा हुआ था। वहां के ईसीजी मशीन के नोड्स टूट गए थे और उनका ईसीजी हम नहीं निकाल पाए।
1.5 घंटे खून बह रहा था और वो खून उनकी पूरी शर्ट पे आया था, बाएं कंधे से लेके बाएं मतलब कमर तक, और उनकी जीन्स पर भी आ चुका था। तो वो खून कहां से आया अगर हार्ट अटैक आया है तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सवालों का कोई भी जवाब ना उस हियरिंग के दौरान, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मिला, ना ये जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी इंटरव्यू में दे पाए। किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। उनकी लाश को अकेला क्यों भेज दिया और बेसिकली लातूर क्यों भेजी, जब उनके साथ दो जो जजेस थे, मोडक और कुलकर्णी, वो मोडक और कुलकर्णी उनको बंबई से लेके गए थे। ये दोनों जजेस उसी कॉलोनी में रहते थे जहां जज लोया रहते थे। तो वो दोनों को मालूम था, उन दोनों को, कि जज लोया की फैमिली, फर्स्ट फैमिली, उनकी वाइफ और बच्चे ये बंबई में रह रहे हैं। उसके बावजूद उनकी लाश को बंबई नहीं लेके गए, उनकी लाश को उनके जन्म स्थल लातूर गातेगांव में भेज दी गई। तो ये जो सारे सवाल आए, इन सवालों का जवाब ना सुनवाई के दौरान मिला, ना चंद्रचूड़ ने अपने इंटरव्यू में दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहता है कि जज लोया की मौत 6:12 पर हुई और 6:27 पर वो वहां पर पहुंचे, मेडिटेना अस्पताल। मेडिटेना अस्पताल ने भी कह दिया कि ऑन अराइवल डेड थे। और मेडिटेना अस्पताल का बिल ये कहता है, उसके बिल में ये कहता है कि उनके ऊपर न्यूरो सर्जरी की गई थी, उनके दिमाग के ऊपर सर्जरी हुई और उनके लिए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बुलाया गया था। तो क्या एक लाश के ऊपर न्यूरो सर्जरी की गई? क्या एक लाश के लिए न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बुलाया गया? वो बिल भी मैंने छापा है, पब्लिश किया है अपनी बुक में। किताब में है। हाँ, वो बिल भी उस किताब में है। तो ये क्या है? तो जो सवाल पूछे उसके आप चंद्रचूड़ ने जवाब नहीं दिए। जो सवाल पूरी याचिका के दौरान जो मुद्दे रखे गए थे दुष्यंत दवे और इंदिरा जयसिंह जी की तरफ से और प्रशांत भूषण जी की तरफ से, उन मुद्दों का जवाब पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं है, 114 पन्नों के। तो ऐसी सुनवाई। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया? कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उन्होंने ये कहा कि वो जो जजेस ने खत दिए हैं, उन खतों में उन्होंने इसको नेचुरल डेथ कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि ये नेचुरल डेथ है। बस क्योंकि उन खतों के ऊपर, हाँ, क्योंकि उन खतों में जो लिखा था उसके ऊपर ना क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाए, उसके बावजूद जो एविडेंस दिए थे उसके लिए ना कोई मेडिकल एक्सपर्ट से वेरिफिकेशन लिया गया, कुछ नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और कह दिया कि ये जुडिशियरी को बदनाम करने की साजिश है। तो पीआईएल याचिका ही स्वीकार नहीं करते। हाँ, याचिकाएं स्वीकार नहीं करते। सोहराबुद्दीन मामले में जब डिस्चार्ज किया गया था अमित शाह को, तब हर्षमंदर जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और हर्षमंदर जी को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर नकार दिया था कि आपकी लोकस स्टैंडी क्या है इस केस में। अब लोकस स्टैंडी अगर आप पूछने लगेंगे तो जनहित याचिका नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। चलिए, तो मिला जुला के एक जज न्याय की प्रतीक्षा में, और जो बात इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर निरंजन टकले साहब ने बहुत सारे प्रमाण जुटाए थे, लेकिन उन प्रमाणों को नकार दिया गया। जिन जजों ने चिट्ठी लिखी थी वो हलफनामा नहीं था, और उसी को ही प्रमाण मान के जजमेंट आ गया कि वो नेचुरल डेथ। एक जज न्याय की प्रतीक्षा। शुक्रिया, देखते रहिए अमल करना। थैंक यू सर। थैंक यू।